तो कहानी के शुरुआत में हमें तबाह हुआ दुनिया को दिखाया गया और बताया जाता है कि उस दुनिया की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा मेट्रॉइड था जो जमीन से जोर से टकराया और सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गया। इस तबाही के बाद अब बस इस जमीन पर एक छोटा सा शहर के साथ कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए हैं। ये सभी लोग एक चर्च के फॉलोअर हैं, जिस चर्च के पृष्ठ का नाम पेट्रियार्क था। यहाँ के रूल्स बहुत ही टाइट हैं और उस रूल को सभी को किसी भी हाल में मानने पड़ते हैं। उसी शहर में ग्रे नाम की एक विच भी है। विच हर किसी की भी विश को पूरा कर देती है, इसीलिए चर्च के लोगों को लगने लग गया है कि कहीं उनके ही लोग भागकर ग्रे के साथ मिलकर एक नई कम्युनिटी ना बना लें। इसीलिए पेट्रियार्क अपने इन्फोर्सर कमांडर से ग्रे को फांसी देने का हुक्म दे देता है। इन्फोर्सर यहाँ के लोगों के सामने ग्रे को फांसी देती है। उसके पैर के नीचे लकड़ी जिसके सहारे वो अभी तक बची हुई थी अपने पैर से मार देती है और जैसे ही इन्फोर्सर वहाँ से जाती है तब यहाँ पर ग्रे अपना जादू दिखाती है। वो इन्फोर्सर के ही एक सोल्जर को हिप्नोटाइज कर लेती है। उसे इल्यूजन दिखाने लग जाती है कि जैसे वही ही उस फांसी पर चढ़ा हो और अपने आप को बचाने के लिए वो अपने रस्सी पर गोली चला देता है। लेकिन सच्चाई तो यह था कि गोली ग्रे के रस्सी पर चली थी और ग्रे फांसी से आजाद हो जाती है। उसके बाद ग्रे उसे दोबारा से एक इल्यूजन दिखाती है जिसमें ग्रे उसके पास आ रही थी। ग्रे को मारने के लिए वो गोली चला देता है, लेकिन देखने को मिला कि असल में ये गोली उसने अपने ही एक साथी को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर इन्फोर्सर उसके पीछे आई और सबसे पहले उसने इस सिपाही को ही मार डाला था। ग्रे के पोजीशन में आ चुका था। इसके बाद इन्होंने घर ग्रे को हर जगह ढूंढा, लेकिन ग्रे इन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। ग्रे तो इधर ही कहीं छुपी थी, लेकिन उसने इन सारे लोगों को इस तरह से दिखाया कि ग्रे यहाँ नहीं है और फिर यहाँ रुककर उसने एक एक करके इन्फोर्सर के सभी सोल्जर्स को मारते चली गई। उसने इन्फोर्सर के गले पर जब चाकू रखा तो इन्फोर्सर ने कहा कि मार दो मुझे, लेकिन गला काटने की बजाय उसने उसी को फांसी पर चढ़ाते हुए यहाँ से निकल ली। सीन को यहाँ से सीधा शिफ्ट करके बॉयस को दिखाया जाता है और वो एक टर्नल के करीब से होता हुआ गुजर रहा था तो अचानक से बहुत सारे डाकू उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक डाकू उसी की ही गन को उसी के घोड़े से उतारने की कोशिश करता है कि तभी एकदम अचानक से दो मुंह वाला सांप उस डाकू के ऊपर हमला करके उसे डंस लेता है। इसके बाद बॉयस बाकी के बचे हुए डाकुओं से लड़ने लग जाता है। किसी को अपने स्किल से फाइट करते हुए मारता है तो किसी को अपनी बंदूक से शूट करके उनकी जानें ले लेता है। और इस तरह से सब कुछ मैनेज करने पर हमें पता चलता है कि बॉयस कोई आम इंसान नहीं था, वो एक बाउंटी हंटर था और अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता था। दूसरी तरफ हमें दोबारा से ग्रे को दिखाया जाता है जिसके पास यहाँ की रानी के साथ उसके खास आदमी मिलने के लिए आते हैं। असल में क्वीन ग्रे से चाहती थी कि वो उसके लिए एक शेप शिफ्टर की पावर को लेकर आए। ग्रे भी इसके लिए क्वीन से भारी कीमत मांगती है और कहने लगी कि मैं ये तुम्हारा काम आने वाले फुल मून तक करूंगी, जिसके आने में सिर्फ 6 दिन ही रह चुके थे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर क्वीन का एक खास आदमी बाहर आता है और ग्रे से क्वीन के काम को करने से मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्वीन जो करना चाह रही है वो दरअसल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हैरानी की बात तो यह था कि ग्रे उसकी भी बात मान गई थी। हालांकि ग्रे इस आदमी की भी बात को नहीं मानना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक कर्ज था, एक श्राप था कि वो किसी को भी विश को मना नहीं कर सकती थी, तो उसने इस आदमी की भी विश को मान लिया। अब आगे कहानी में ट्विस्ट तो आने ही वाला है कि किस तरह से ग्रे इन दोनों अपोजिट विश को मैनेज करेगी। अब वो अपने पावर्स से पूरे लॉस्ट लैंड में शेप शिफ्टर को ढूंढने लग जाती है जिसे उसे मारना है। वो अपने विजन में देख पाती है कि बहुत से लोग शेप शिफ्टर का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन फिर ये सभी उसी का शिकार बनकर रह गए। इन सभी को मार देने के बाद शेप शिफ्टर ने एक बहुत ही जोरदार दहाड़ मारी जिससे डरकर ग्रे का जादू टूट जाता है। सीन काटकर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो इस टाइम किंग के पास थी। यहाँ पर पहली बार हमें किंग दिखाए गए जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुके हैं और बेड पर ही पड़े रहते हैं। ग्रे बॉयस से मिलने के लिए आती है क्योंकि बॉयस यहाँ का सबसे अच्छा हंटर्स था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए उसे ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। वो उसे शेप शिफ्टर को मारने के लिए अच्छे पैसे देने की ऑफर करती है। ग्रे बॉयस के साथ खुद भी द लॉस्ट लैंड जाना चाहती थी जहाँ पर उस शेप शिफ्टर का बिल है। असल में वो वहीं पर शेप शिफ्टर को मारकर उसकी ताकत किया जा सकता है। बॉयस पहले ही ग्रे को अलर्ट कर देता है कि ये रास्ता बहुत ही लंबा हो सकता है और इसमें बहुत ही खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इस खतरे में कई तरह के डिमंस के साथ टूटे फूटे रास्ते भी होंगे, लेकिन ग्रे किसी भी तरह के इस मुश्किल रास्ते को पार करने के लिए तैयार थी।
चर्च के लोग जो अभी भी ग्रे के पीछे पड़े हुए हैं ग्रे को ढूंढते हुए इस बार पर अटैक कर देते हैं और उनके हाथ लगने से पहले ही ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि पेट्रियार्क को अंदर ही एक खबर मिली थी कि क्वीन भी सीक्रेटली ग्रे से मिलने के लिए गई थी। इससे पेट्रियार्क को ग्रे से डर लगने लग गया था। उसे ये लगने लगा था कि कहीं क्वीन भी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो वो इन्फोर्सर को ग्रे को पकड़कर लाने का हुक्म दे देता है। अब इन्फोर्सर अपने कुछ सिपाहियों को लिए ग्रे और बॉयज के पीछे पड़ जाती है जो एक खास शहर में पहुंच गए थे। यहाँ पर आते ही ग्रे और बॉयज के दोस्तों के घर पर स्टे करते हैं। यहाँ इनकी बातचीत से हमें बॉयज का पास्ट पता चलता है कि वो इतना अच्छा हंटर कैसे बना था। बचपन में लॉस्ट लैंड के अंदर उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया। बाद वो अपने सर्वाइवल के लिए डीमन से लड़ते लड़ते आखिर वो उस शहर में पहुंचा जहाँ पर इंसान आज भी बस रहे थे। खैर ये लोग अपनी सफर दोबारा से कंटिन्यू कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग वाले जगह पर आए थे जहाँ से आगे का रास्ता इन्हें एक केबल से लटकता हुआ बस के जरिए पार करना था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ऊपर की तरफ आते हैं तो इनका सामना इन्फोर्सर और उसके सिपाहियों से हो गया। दोनों विरोधी के बीच फाइट होने लग जाती है। बॉयस तो पहले से ही बहुत अच्छा हंटर के साथ फाइटर था। इधर ग्रे भी इनसे लड़ने के लिए अपनी जादुई पावर्स का इस्तेमाल करने लग गई थी। वो सबको हिप्नोटाइज करते ही उनके ऊपर वॉर कर देती है, जबकि दूसरी तरफ बॉयस किसी के ऊपर गन से तो किसी के ऊपर चाकू से धड़ाधड़ हमला करते चला जा रहा था। बहुत लड़ाइयां के बाद उन सभी सोल्जर को मार गिराता है और जब इन्हें लगता है कि अब टाइम आ चुका है तो ये दोनों जल्दी से केबल बस के ऊपर जंप करके जाने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से सिपाही इनके पीछे यहाँ पर भी आ चुके थे। बस के अंदर भी ग्रे बहुत से सोल्जर्स को मार गिराती है। इनमें फिर से जबरदस्त फाइट बस में ही शुरू हो जाती है, जबकि बस के अंदर बॉयज भी इन लोगों से लड़े जा रहा था। इन्फोर्सर यह देखती है कि ये दोनों तो इनके हाथ लग ही नहीं रहे तो वो अपने सिपाहियों से इस बस के केबल को काटने को कह देती है। जैसे ही एक केबल टूटा बस डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई, लेकिन अभी भी वो एक चट्टानों के बीच लटके हुई थे। ग्रे अपने चाकू के सहारे से बस के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करने लग जाती है, जबकि बॉयस इन सरकते हुए चट्टानों के ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन तभी बस की दूसरी केबल भी काट दी गई और इनके पास जो उम्मीद बचा हुआ था अब वो भी खत्म हो गया। लेकिन वे दोनों अपने चाकू को इस्तेमाल में लेते हुए आखिरकार ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। यह देखते हुए इन्फोर्सर ने अपनी स्नाइपर को निकालकर बॉयस को शूट करने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर के लेंस के जरिए ही ग्रे ने दोबारा से इन्फोर्सर को हिप्नोटाइज कर लिया। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो दोनों वहां से चले गए हैं और इस तरह उन दोनों का पीछा उन लोगों से बच गया। फाइट्स के दौरान बॉयस को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। खुद ही बॉयस उस गोली को अपने शरीर से निकाल देता है और ग्रे अपने जख्मों पर टांके लगाती है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। क्वीन को एक वारिस मिल चुका था, इसीलिए उसे किंग की अब और सहने की जरूरत नहीं थी। क्वीन का रवैया भी कुछ ठीक नहीं था। वो किंग से अलग भी होना चाहती है, लेकिन किंग से अलग होने पर जो उसे क्वीन की हैसियत से ताकत मिली है वो उसके पास से खत्म हो जाएगी। इसीलिए बिना रहम दिखाए फौरन से किंग को मार देती है और सबसे झूठ कह देती है कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। इधर ये लोग अब एक ऐसे शहर में पहुंच चुके थे जहां इनके पीछे बहुत सारे डिमंस लग जाते हैं। ये अजीबो गरीब तरह के दिखने वाले क्रिएचर्स इंसानों के जैसे ही लग रही थी, लेकिन देखने में बहुत ही भयानक थी। इससे पहले कि ये ग्रे के ऊपर हमला कर देते बॉयस अपने चारों तरफ ऑयल फैलाकर वहां आग लगा देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि आखिर इन क्रिएचर्स की कमजोरी क्या है। इन्हें आग से डर तो लगता था, लेकिन ये डिमन तो उनकी सोच से भी कई ज्यादा मात्रा में थी। वे सभी डिमंस जमीन के नीचे से निकल आए और आग को बुझाते हुए उनके करीब बढ़ने लग गए। अपने करीब आने वाले डिमंस को बॉयस मारने लग गया और इस तरह इतने सारे डिमंस के झुंड से बचे हुए दो इंसानों को देखकर इन सभी डिमंस के लीडर को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और वो इनके सामने आ पहुंचा। उसको देखते ही ग्रे ने अपना जादू उसके ऊपर करने लग गई। उसने क्रिएचर्स के लीडर को हिप्नोटाइज करके इन सारे क्रिएचर्स को अपने से दूर करवाने का ऑर्डर दिलवाया, जिसके बाद मौका मिलते ही वो अपने हाथों से आग निकालती है और यहाँ पर सारे के सारे क्रिएचर जलकर राख में बदल जाते हैं और आखिरकार इनका पीछा छूट जाता है। आगे चलकर बॉयस उससे पूछने लगता है कि मुझे आग के बारे में पता ही नहीं था, तुमने वो आग कैसे जलाई थी? तब ग्रे ने उसे सच्चाई बताते हुए कहा कि असल में मैंने वहाँ पर कोई
कोई आग नहीं जलाई थी, बस इन सारे डिमंस को इल्यूजन दिखाया था। डिमंस अपने सोच के साथ साथ उस आग के डर की वजह से ही मर गए। अब अगला शहर लॉस्ट लैंड था। कुछ देर की दूरी पर बॉयस उसे इस बार भी रोकता है और कहता है, आगे चलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये बात करते हुए ब्रिज को पार ही कर रहे थे कि इन्होंने देखा इन्फोर्सर अपनी बहुत सारी आर्मी को लेकर इनके पीछे अभी भी लगी हुई थी। सामने इनके ब्रिज के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। आखिर बचते तो बचते कैसे? तभी ग्रे को एक और आइडिया आता है। वो ब्रिज पर तेजी से भागने लग जाती है और इन्फोर्सर भी ट्रेन स्पीड ज्यादा करते हुए ग्रे को कुचलने का प्लान करने लग जाती है। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर इन्फोर्सर को पता चलता है कि ये ब्रिज असल में टूटा हुआ था। उनकी ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि वे ब्रेक भी नहीं लगा पाए और ब्रिज के आखिरी पॉइंट पर पहुंचने पर ग्रे ने जंप लगा ली, जहां उसे नीचे लटके हुए बॉयस ने पकड़ लिया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन इन्फोर्सर के साथ उसके सारे साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ जब पेट्रियार्क को पता चलता है कि उसकी सभी साथी मारे गए तो उसे एक भयानक सा डर सताने लग गया। उसे लगने लगा कि वो जो अपने मजहब के नाम पर सबको अपना गुलाम बनाए बैठा है, ऐसा ना हो कि कोई ग्रे के साथ मिल जाए और उसकी ये ताकत उससे छीन लिया जाए। इसीलिए वो सारे गुलाम लोगों में यह जाहिर करने की कोशिश करने लग जाता है कि क्वीन ग्रे के साथ मिलकर इस जगह को बर्बाद करना चाहती है। क्वीन को जैसे ही इस बारे में खबर लगती है तो वो अब अपने एक खास आदमी से अपनी बात मनवाने का फैसला कर लेती है। उसे करीब करते हुए अपने प्यार के जाल में फंसाकर वो उसके जरिए पेट्रियार्क के साथ उसके सारे लोगों को जान से मरवा देती है। इधर दिखाया गया जहाँ पर शेप शिफ्टर रहता था। अभी कुछ ही देर में फुल मून भी होने ही वाला था। ग्रे ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स रखे हुए थे। बॉयस ने बताया ये सभी उन लोगों के स्कल्स हैं जो शेप शिफ्टर का शिकार करने के लिए आए थे। अभी भी सोच लो, वक्त है। लेकिन यहाँ पर भी ग्रे उसकी बात को टाल देती है। ग्रे अपने उंगलियों में बड़े बड़े चांदी के नाखून के नुकीले लगाने लग जाती है। उसे पहनकर बॉयस के साथ एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं जानती? मैं जानती हूँ कि तुम ही वो शेप शिफ्टर हो। मैं इस बारे में पहले से ही अपने जादू से पता लगा लिया था और मैंने ही तुम्हें इस काम के लिए इसलिए हायर किया क्योंकि तुम यहाँ रहते थे, इसीलिए तुम मुझे यहाँ तक सेफली पहुँचा सकते थे और तुम्हें यहाँ तक लाने का मकसद ही यह था कि तुम्हारी ताकत लेने के लिए तुम्हें तुम्हारे जगह यानी तुम्हारे बिल में लाकर मारना जरूरी था। फुल मून होते ही बॉयज भी उसी के सामने ही शेप शिफ्टर यानी एक भेड़िए में तब्दील होने लग जाता है। इस भेड़िए के रूप में आते ही बॉयज की ताकत बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी ग्रे के ऊपर तेजी के साथ हमला कर देता है। ग्रे भी अब लड़ने के लिए तैयार थी। अपने जादू से वो बॉयज को हिप्नोटाइज करते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत सारे परिंदे उसके पास आ रहे हैं। इन परिंदों को हटाने के लिए भेड़िया अपने हाथ को इधर उधर करने लग जाता है कि तभी उसी टाइम एक बहुत बड़ा सा परिंदा उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है। उससे बचने के लिए जैसे ही बॉयस पीछे होने लगा तो उसकी कमजोरी और उसके भटके हुए दिमाग का फायदा उठाते हुए ग्रे के नाखून से उसके ऊपर हमला कर देती है। इतने में ही चांद भी बादलों के पीछे छुप जाता है और बॉयस की बॉडी इंसानी का रूप ले लेता है। ग्रे के हमले की वजह से वो फिलहाल के लिए बेहोश हुआ था। होश में आकर वो देखता है कि वो तो एक बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ है। वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा था। पता चला कि शेप शिफ्टर की कमजोरी असल में चांदी है और ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा खेल खेला था। जब ग्रे ने उसके शरीर पर टांके लगाए तो उसके अंदर ही एक चांदी का सिक्का डाल दिया था जो अब उसकी बॉडी में रिएक्ट करके कमजोर बना रहा था। अब वो बॉयस से माफी मांगती है और कहने लग जाती है कि मैं जो करने जा रही हूँ वो तो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने श्राप की वजह से मजबूर हूँ। वो उसकी जान लेनी ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयस ने कहा कि मेरी भी एक विश है। बॉयस उससे विश करता है कि तुम मेरे पास ही रहो। दरअसल वो अब ग्रे से प्यार करने लग गया था। यह सुनकर ग्रे के आंखों में आंसू आने लग गए और उसने कहा कि हर विश की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बॉयस इसके लिए भी तैयार था, लेकिन ग्रे तो बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो क्वीन की विश पूरी करती, क्वीन की खास आदमी की या फिर बॉयस की। जैसे ही फुल मून बादलों से बाहर निकलता है, बॉयस एक शेप शिफ्टर में बदल जाता है और बॉयस काफी बेदर्दी के साथ उसके सीने में अपना खंजर को स्टैब करते हुए उसे जान से मार देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है।
है। ग्रे के हाथ में हमें बॉयज की भेड़िए वाले खाल को दिखाया गया। ग्रे के वापस आते ही वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वे सभी चर्च के हुकूमत से काफी ज्यादा मात्रा में तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद की एक किरण सिर्फ ग्रे ही दिखाई दे रही थी। ग्रे के आते ही वो अपना विरोध करना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे विद्रोही बन जाते हैं। चर्च के ऊपर सभी हमला करके उसके ऊपर का क्रॉस भी गिरा देते हैं। ग्रे अब सबसे पहले जाती है क्वीन के सबसे खास आदमी के पास। वो उसे बॉयज के खाल को देते हुए कहती है, क्वीन को अपना खून इसके ऊपर डालना है, जिसके बाद इसकी ताकत उसके अंदर चली जाएगी। उसकी खाल पकड़ते हुए वो आदमी कहता है कि मैंने तो तुमसे विश मांगी थी कि तुम क्वीन की विश ना पूरी करना। तो ग्रे उसे यहाँ पर ट्विस्ट बताते हुए कहने लग जाती है कि क्वीन असल में शेप शिफ्टर बनकर बॉयज को पाना चाहती थी, लेकिन वो यह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि शेप शिफ्टर सिर्फ एक ही है और वो है बॉयज। क्वीन की शेप शिफ्टर बनाने के लिए बॉयज की ही मुझे जान लेनी पड़ी और तुम्हारा विश करने का मकसद था कि तुम्हें क्वीन मिल जाए। अब बॉयज मर चुका है तो क्वीन भी तुम्हारी हो चुकी है। अब जब क्वीन को यह हकीकत पता चलती है कि बॉयज मर गया तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे वो लम्हे याद आने लग गए जब बॉयज ने उस कहा था कि तुम मेरे तरह नहीं हो, मैं अपने ही तरह के किसी से शादी करना चाहता हूँ, न कि तुम्हारी तरह। और वजह भी यही है कि क्वीन ने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन वो यह बात नहीं जानती थी कि अपने इस फैसले में वो बॉयज को ही खो डालेगी। वो पूरी रात इसी गम में डूबी रही। होने तक उसने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और सुबह की सूरज की रोशनी शेप शिफ्टर के खाल पर पड़ते ही वो खाल आग की तरह जलकर राख हो गई। अब क्वीन गुस्से में अपने खास आदमी जेरेस को ही मार डालती है, जो इस टाइम क्वीन के पास आया हुआ था। लेकिन बाहर जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसने इमोशंस में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जेरेस को मार दिया है, जिसकी फौज के जरिए वो बाहर के लोगों से लड़ पाती, जिनसे बगावत कर पाती। यहीं से सीन को काटकर हमें बॉयज को दिखाया जाता है, जिसे सुबह होते ही होश आ गया था। वो जब मरा था तो एक शेप शिफ्टर में बदला हुआ था। उसकी जान उसकी खाल में ही थी, क्योंकि उसकी खाल का इस्तेमाल क्वीन ने नहीं किया तो उसकी जान दोबारा से बॉयज के अंदर चली गई और वो जीवित हो गया। गुस्से में बॉयज ग्रे के पास जाता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा, हालांकि मैंने विश भी की थी कि तुम मेरे पास ही रहो। ग्रे उसे सच्चाई बताती है कि मैं फ्यूचर पहले से ही देख चुकी थी। मैं जानती थी क्वीन तुम्हारे पास रहने के लिए ही एक शेप शिफ्टर बनना चाहती है, जबकि क्वीन का खास आदमी भी उसे चाहता है। मैंने फ्यूचर में देख लिया था कि क्वीन तुम्हारी मरने के गम में अपने ही एक खास आदमी को डालेगी और तुम्हारी खाल नहीं उड़ेगी, जिससे तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी। इस तरह से क्वीन के साथ उसके खास आदमी की और तुम्हारी तुम तीनों की विशेष पूरी हो जाएंगी। बॉयज यह जानकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और खुश भी था, क्योंकि अब ग्रे यानी जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ रहने वाली थी। यहीं से ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं अपने एक नए मिशन के लिए और यहीं पर ये कहानी, ये मूवी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।